मान, सम्मान, स्वाभिमान ये मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य जीवन में हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं कर सकता है। इसलिए हम सब देश की रक्षा, सुरक्षा को स्वाभाविक रूप से उनसे जोड़कर देखते हैं। लेकिन यदि इसे और भी व्यापक तरीके से देखा जाए तो किसी भी सैन्य शक्ति के पीछे एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क होता है। और जो वह प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत आप जैसे सारे लोग जो यहां बैठे हैं वैसे ही लोग आते हैं उसके अंतर्गत। चाहे वह आईडीएस हो, आईडीएस हो या फिर आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज हों, आप सभी लोग ही वह व्यवस्था है जो हमारी सशस्त्र सेनाओं को केवल युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि ओवरऑल मजबूत बनाने में भी मदद करते हैं। यह ठीक वैसा ही है कि कोई भी बच्चा जब अच्छी पढ़ाई करता है और जीवन में सफल होता है तो उसकी सफलता में उसका अपना योगदान तो होता ही है, उसका परिश्रम होता है, उसका कंसंट्रेशन होता है, यह सब तो होता ही है। लेकिन इसके साथ साथ उसकी सफलता में उसके परिवार के लोगों का, उनके शिक्षकों का और कभी कभी उसके मित्र यदि अच्छे होते हैं तो मित्रों का भी उसमें योगदान होता है। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन मेडल लेकर आता है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसकी परफॉर्मेंस के पीछे उसकी भूमिका के साथ साथ उसके परिवार के लोग, उसके कोच और उसकी जो पूरी टीम होती है उसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ठीक इसी तरह हमारी सेनाओं की मजबूती में भी मैं कह सकता हूं कि हमारे जो सिविलियंस हैं इनका कंट्रीब्यूशन होता है। साथियों, मैं लगभग 40-45 वर्षों से भारत की राजनीति में काम कर रहा हूं। पब्लिक लाइफ की लंबा समय गुजर गया है और इस दौरान मुझे राज्य सरकार में या फिर केंद्र सरकार में शायद ही ऐसी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शेष बची हो जिसका कि निर्वाह मैंने न किया हो। ऊपर के एक छोड़कर और इस व्यापक अनुभव के बाद जब मुझे रक्षा मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया है तो सचमुच मैं कह सकता हूं कि मुझे अत्यंत यहां आकर, पहले तो नहीं लेकिन यहां आकर मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है, बहुत ही आनंद की अनुभूति। हमारे आर्म्ड फोर्सेस के अफसर्स, जवानों से मिलकर मुझे जो तसल्ली मिलती है, आप जैसे लोगों से मिलकर जो एक अनुकूल संवेदना यानी इसे कहा सुखद अनुभूति होती है, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत आनंद आता है। आमतौर पर आप जब दूसरे मंत्रालयों या विभागों को देखेंगे तो उनके कामकाज की शैली में आपको बड़ी एक सिमेट्री, एक रूपता दिखेगी, काफी यूनिफॉर्मिटी दिखेगी। चाहे वो ट्रांसपेरेंसी का विषय हो, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी का विषय हो या गवर्नेंस के लेवल की बात हो, इन सभी मामलों में उनके काम करने का तरीका लगभग कमोबेश एक जैसा ही होता है। लेकिन रक्षा मंत्रालय में मैंने ये देखा है कुछ महत्वपूर्ण मामलों में काम करने का जो तरीका है वह अन्य विभागों से यह काफी अलग है। उदाहरण के रूप में आप देखिए, यहां के जो फाइनेंशियल रूल्स होते हैं कुछ अलग प्रकार के होते हैं। कैपिटल और रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट के मामले माने बड़े मामले होते हैं जो अपने अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशन से चलते हैं, और यहां की जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं बाकी मंत्रालयों से काफी अलग होती हैं। और शायद यही कारण है कि रेल मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अलावा
सिर्फ रक्षा मंत्रालय में ही एक अलग से आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज की व्यवस्था की गई है। यही कारण है। और मुझे यह बताया गया है कि 1942 में जब पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जूझ रही थी, तब हमारे आर्म्ड फोर्सेज के हेडक्वार्टर्स में काम करने वाले सभी सिविलियन एम्प्लॉइज को संगठित कर एक नई व्यवस्था बनाई गई थी। और 1 अगस्त 1942 को चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी सीईओ के अधीन इन सेवाओं को लाया गया था। यही वह ऐतिहासिक क्षण था जब आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज की नींव रखी गई। और उसके बाद तो 1960 व 70 के डिकेड्स में जब देश को कई युद्धों का सामना करना पड़ा, तब इन सेवाओं को और भी मजबूत और विस्तृत किया गया। और यह इस बात का प्रमाण है कि संकट की घड़ी में आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज ने हमेशा देश के रक्षा के ढांचे को मजबूती देने का काम किया है। वार टाइम हो या पीस टाइम हो, हमारी आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को अंदर से मजबूत करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। साथियों, आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सर्विसेज रक्षा मंत्रालय के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का काम करती है, जो यहां के एडमिनिस्ट्रेशन में कंसिस्टेंसी, डोमेन एक्सपर्टीज और यूनिफॉर्मिटी प्रदान करता है। आप सबका योगदान सिर्फ पॉलिसी कंटिन्यूटी की दिशा में ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ आप लोग सिविल मिलिट्री सिनर्जी को स्थापित करने की दृष्टि से भी बहुत, यदि मैं कहूं कि प्रमुख भूमिका का, प्रमुख कड़ी का निर्वाह करते हैं, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। साथियों, हमारी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस की इफिशिएंट और स्ट्रेटेजिक फंक्शनिंग में आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर के सिविल ऑफिसर्स केवल फाइल वर्क तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ को अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, टेक्निकल एक्सपर्टीज और पॉलिसी कंटिन्यूटी के जरिए और मजबूत बनाते हैं। यही वह वजह है कि आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज मॉडर्न इंटीग्रेटेड नेशनल डिफेंस सिस्टम के एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्वाभाविक रूप से दिखती है। साथियों, मुझे याद है कि पिछले साल आपके स्थापना दिवस पर मैंने कहा था कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को इस बात पर विचार करना चाहिए कि आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज के पर्सनल को कमांड लेवल, सर्विस हेडक्वार्टर्स लेवल और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेवल पर और बेहतर तरीके से कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। यह मैंने पिछली बार कहा था। मैं एमओडी के सीनियर ऑफिसर से भी कहना चाहूंगा कि आप सिविल और मिलिट्री पर्सनल के बीच बेहतर सिनर्जी को और अधिक बढ़ाने पर बल दें और इस दिशा में मिलकर सोचें कि आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज को और ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के अवसर कैसे दिए जा सकते हैं। जब सिविल और मिलिट्री सेवाएं एक साथ जुटकर राष्ट्रहित में काम करती हैं, तो स्वाभाविक रूप से देश की सुरक्षा का ढांचा और अधिक मजबूत होता है। यही हमारा संकल्प भी होना चाहिए, मैं मानता हूं, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। और साथियों, सिविल मिलिट्री सिनर्जी का महत्व तो आज के समय में इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि आज की दुनिया बड़ी अनसर्टेन, अनिश्चित सी हो गई है। आज हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि दुनिया के जिन इलाकों में आज शांति है, वह भविष्य में कभी वहां तनाव नहीं होगा।
अथवा कल अशांति नहीं होगी, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आप खुद ही सोचिए, आज से 3-4 महीने पहले हमने कहां सोचा था कि हमें कभी ऑपरेशन सिंदूर भी इतनी जल्दी करना पड़ेगा। इतना तो मैंने बराबर कहा था, हमारे जब भी चीफ बैठते थे कि हमको हर समय तैयार रहना चाहिए, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है तैयारी जब भी करनी चाहिए, शांति काल हो तो उसी में युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। मैं सारे तीनों अपने चीफ्स, सीडीएस, डिफेंस सेक्रेटरी, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जिस तरीके से उन लोगों ने अपनी तैयारी रखी है, जितनी भी बधाई दी जाए मैं मानता हूं कम है। क्योंकि मुझे याद है कि 22 तारीख को जब पहलगाम का यह कांड हुआ था तो 23 को ही हम लोग बैठे थे, सारे चीफ्स, सीडीएस, डिफेंस सेक्रेटरी, एनएसए। बैठते ही मैंने पहला सवाल किया था, क्या हम किसी मेजर ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? मित्रों, मैं एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूं, बढ़ाकर नहीं कर रहा हूं। सारे लोगों ने एक स्वर में कहा हम तैयार हैं और इसी समय की कार्रवाई करनी होगी। मैं समझता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई वारदात हो जाए, कोई घटना हो जाए, उसके बाद सारे चीफ्स बैठें और कोई यह न कहे कि हमको यह चाहिए वह चाहिए। आप तैयार हैं? हम सभी लोग तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे मिनिस्ट्री में और ऐसे ऑफिसर्स के साथ, ऐसे अपने मित्रों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। साथियों, पहले तो हमने सोचा नहीं था कि युद्ध जैसी परिस्थितियां हमारे दरवाजे पर आकर एकाएक खड़ी हो जाएंगी, सोचा नहीं था। फिर भी तैयारी थी और आश्वस्त रही है। भविष्य भी उज्जवल है। साथियों, सच्चाई है कि आज की दुनिया इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी पर, आज की दुनिया की अनप्रेडिक्टेबिलिटी पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और हमारा कंट्रोल बस हमारी तैयारियों पर ही है। इसलिए हमको अपनी तैयारी रखनी चाहिए। और हालांकि आप सभी सोच रहे होंगे कि आप तो सिविल सर्विसेज के लोग हैं और आप लोगों को मैं युद्ध की तैयारी के बारे में क्यों चर्चा कर रहा हूं। साथियों, जब भी सेना युद्ध लड़ती है तो उसके शौर्य के पीछे एक तरह से कहें तो पूरे देश का समर्थन होता है। और इस बार आपने देखा होगा, एक सैनिक जब युद्ध लड़ता है, लेकिन उस सैनिक के साथ साथ एक तरह से पूरा देश और पूरा का पूरा सिस्टम युद्ध लड़ रहा होता है। इसलिए मैं आपसे युद्ध के विषय पर चर्चा कर रहा हूं, इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि वारफेयर और उसकी तैयारी को लेकर आपका रोल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको शायद इसका एहसास न होता हो, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हम लोग समझते हैं। इसलिए आज इस फाउंडेशन डे के अवसर पर मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा कि आज की रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी सिनेरियो को देखते हुए आप भी लगातार डायनेमिज्म और इनोवेटिव स्पिरिट के साथ आगे बढ़ें। और मुझे पता है कि आप सब परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और यह भी मुझे मालूम है कि आप सबके अंदर एक स्ट्रांग विल पावर भी है। और मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि बदलते समय को ध्यान में रखते हुए और बदलती हुई जरूरतों के अनुसार खुद को लगातार स्वयं को भी इंप्रूव करने की जरूरत है, इसकी भी चिंता की जानी चाहिए। और यह पोर्टल एक भरोसा है, इसको अभी वो किया है कि आपकी समस्याओं को समय पर सुना और सुलझाया जाएगा।
जब पर्सनल इश्यूज डिजिटल रूप से शीघ्रता से निपटेंगे, तब कर्मचारियों की ऊर्जा और समय दोनों ही देश की सेवा में और अधिक प्रभावी ढंग से लग पाएंगे। और साथ ही आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स सिविलियन सर्विसेज डे के अवसर पर मैं डिपार्टमेंट से यह भी अपेक्षा करूंगा कि सेवा के संबंध में जो भी कैडर रिलेटेड मैटर्स हैं, उनको उचित गति के साथ सर्विसेज के बेनिफिट के लिए आगे बढ़ाया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी इस सोच को लेकर पूरी तरह से कमिटेड है कि प्रशासनिक सुधार केवल फाइलों में ही नहीं होने चाहिए, बल्कि हर कर्मचारी के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाएं। उससे ही हम सही में प्रशासनिक सुधार मानेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारी सर्विसेज को जिन प्रोग्रेसिव स्टेप्स के द्वारा और मजबूत बनाया जा सकता है, उन स्टेप्स पर लगातार विचार जिसे कहा जाए चिंतन का, मंथन का यह सिलसिला चलते रहना चाहिए। और मुझे खुशी है कि आपका कार्यालय इन दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं एक बार फिर आप सभी को इस सराहनीय कार्य के लिए साधुवाद देता हूं। साथियों, यहां मैं एक और विशेष बात पर जोर देना चाहूंगा। मेरा मानना है कि ह्यूमन कैपेसिटी डेवलपमेंट एक अत्यंत उम्मीदों और संभावनाओं वाला क्षेत्र है। चाहे वो आपकी सर्विस हो या फिर कोई और भी सर्विस हो, उसमें ट्रेनिंग एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट द्वारा लगातार बेहतरी लाने की संभावनाएं हर समय बनी रहती हैं। ट्रेनिंग एक ऐसा टूल है जिसके अंतर्गत देश विदेश में हो रहे बेहतरीन प्रैक्टिसेस को हम समझ सकते हैं और उन्हें हम अपना सकते हैं। आप डिफेंस के परमानेंट सिविल सर्विस में हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि दूसरे देशों में आपके काउंटर पार्ट्स जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं, आप उनकी भी स्टडी करें। बल्कि मैं तो यह भी कहूंगा कि सिर्फ विदेशों में ही क्यों, बल्कि देश के अंदर भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स जिस तरह से बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनके काम करने के तरीकों को एनालाइज करना चाहिए और उसमें जो एडॉप्ट करने लायक है उसे एडॉप्ट करने की भी हमको अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और साथियों, बात यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंततः हमारा कर्म ही हमारी नीयत का निर्धारक होता है। हमारा कर्म ही हमारी नीयत, हमारी डेस्टिनी बनाता है, उसका निर्धारण करता है। हम जैसा कार्य करते हैं वैसा ही हमारे संगठन का भी चरित्र बनता है और उसी आधार पर हमको मान सम्मान अन्य लोगों के द्वारा प्राप्त होता है। यह केवल किसी कार्यालय या किसी संस्था पर लागू नहीं होता, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी यह सिद्धांत मैं मानता हूं उतना ही सच है। जब कर्म उत्कृष्ट होंगे तो परिणाम स्वतः उत्कृष्ट होंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आप जानते ही हैं कि शेर को कभी जंगल का राजा बनने के लिए राज्याभिषेक की आवश्यकता नहीं होती है। शेर को जंगल का राजा बनने के लिए राज्याभिषेक की आवश्यकता नहीं होती है। उसका आचरण, उसका साहस, उसकी क्षमताएं स्वाभाविक रूप से वह स्थान दिला देती हैं कि सब लोग उसका सम्मान करते हैं। हमें करते हैं लेकिन डर से ही है। यही बात हमारे संगठन और हमारी सेवाओं पर भी लागू होती है। किसी पदवी या किसी उपाधि से अधिक महत्वपूर्ण हमारे कार्य और हमारे व्यवहार हैं। कार्य और व्यवहार, कार्य की भी अहमियत है, लेकिन कार्य से व्यवहार की अहमियत कम नहीं है। कार्य बहुत अच्छा करते हैं, व्यवहार आपका ठीक नहीं है, सब बेकार है। कार्य और व्यवहार दोनों ठीक होने चाहिए। कभी कभी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना, एक अहंकार ये पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है, अरे मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं, मेरे पैरेलल, हमारे समानांतर कौन खड़ा हो सकता है। नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं
तो बराबर इस बात की चिंता कीजिए कि जितना अच्छा काम कर रहे हैं उससे बढ़कर हमारा अच्छा व्यवहार भी होना चाहिए। वही हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, वही मेरे प्रति लोगों के अंदर एक सम्मान का भाव पैदा करेगा। केवल अथॉरिटी से सम्मान का भाव नहीं हासिल किया जा सकता। अथॉरिटी से दहशत पैदा की जा सकती है, लोगों का आदर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इंसान है, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए ताकि प्रत्यक्ष सामने बैठे हुए व्यक्ति को भी अनुकूल संवेदना हो, उसको भी अच्छा लगे। कभी कभी नाराजगी भी व्यक्त करने का एक अपना तरीका होता है। यह आवश्यक नहीं है कि आप शब्दों का प्रयोग करिए तभी आप नाराजगी व्यक्त करेंगे। अपने सबॉर्डिनेट को कहना, आप कह सकते हैं भाई मैं थोड़ा सहमत नहीं हो पा रहा हूं, मुझे मामला जमा नहीं है, आप जा ठीक करो इसको। यह भी तरीका होता है, क्योंकि आप दहशत यदि उसके मन के अंदर पैदा कर देते हैं तो उसकी जो काम करने की क्षमता है, उसकी एफिशिएंसी है, उस एफिशिएंसी को आप स्वाभाविक रूप से खुद ही कम कर देते हैं, जो कुछ भी उसके अंदर क्षमता। मेरे साथियों, आज का युग तेजी से बदल रहा है। नई टेक्नोलॉजी, नए चैलेंजेज और बदलते वैश्विक परिदृश्य में यह सब सारे हमें यह संकेत दे रहे हैं कि ट्रेनिंग केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक निरंतर चलने वाला विकास का एक चक्र होना चाहिए। स्किल अपग्रेडेशन, एथिकल ओरिएंटेशन और बिहेवियरल एक्सेलेंस, इन सभी को ट्रेनिंग के अभिन्न हिस्सों के रूप में जोड़ना, मैं समझता हूं कि यह समय की मांग इस समय की नहीं है, सदैव यह समय की मांग रहती है। बहुत बार हम सब यह सोचते हैं कि आने वाला कल कैसा होगा। हम भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और उसके बारे में अनुमान लगाते हैं, लेकिन मुझे एक बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि भविष्य केवल अनुमान से नहीं बनता, भविष्य हमारे कर्मों से बनता है। केवल अनुमान से नहीं कि भविष्य कैसा होगा, ये होगा, वो होगा। और मुझे एक कोट याद आ रहा है, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। यानी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसे अपने हाथों से गढ़ें, भविष्य अपने हाथों से गढ़ें। हम आज जो संकल्प लेंगे, जो भी हम नीतियां बनाएंगे, जो कर्म करेंगे, वही आने वाले समय में भारत की तस्वीर गढ़ेगी। बदलते समय के साथ स्वयं को बदलना, स्वयं को बदलने की कला यह हमारे पास होनी चाहिए। समय बदलने के साथ खुद को भी बदलने की जरूरत रहती है। आज के समय में किसी भी व्यक्ति को खुद को 9 to 5 के जॉब टाइम से जोड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। दुनिया जितनी तेजी से बदल रही है, उस गति से खुद को बदलने के लिए हमें समय की बाध्यता से परे जाकर मेहनत करते रहने की आवश्यकता है। हम जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, उसी अनुपात में हमारा स्किल भी बढ़ेगा, संस्था की साख भी बढ़ेगी, और अल्टीमेटली जिस राष्ट्र के लिए, जिस देश के लिए हम काम कर रहे हैं, उस देश का विकास भी होगा, उसका भी मस्तक ऊंचा होगा। इसलिए मैं आप सभी से यह भी कहना चाहूंगा कि हम अपने ट्रेनिंग कंपोनेंट्स को केवल तकनीकी दक्षता तक सीमित न रखें, बल्कि उनमें वह वैल्यू ओरिएंटेशन भी शामिल करें जो हमारे कर्मों को राष्ट्र हित के साथ जोड़ सके। जब हमारे कर्म महान होंगे तब नीयत भी महान बनेगी, और जब नीयत महान होगी तब संगठन, राष्ट्र दोनों ही ऊंचाइयों को छुएंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। यही वह सोच है जो आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर को एक प्रशासनिक ढांचे के साथ साथ एक मूल्य आधारित, वैल्यू बेस्ड इंस्टीट्यूशन भी बनाएगी, मूल्य आधारित संस्था बनाएगी। यही सोच, इसलिए हम सबको मिलकर इस दिशा में और आगे बढ़ने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। इस संकल्प को लेने के लिए और इस विजन को अपनाने के लिए आज के दिन से बेहतर और अवसर कोई दूसरा नहीं हो सकता।